हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? उम्मीद है सब मजे में होंगे। तैयारी भी सबकी जबरदस्त चल रही है। हमने स्टार्ट किया था बीएससी भारतीय साक्षर अधिनियम। इसको हम इतना डिटेल में कर रहे हैं ताकि कोई भी एग्जाम हो, बीएससी का मतलब क्या है, सिर्फ बीएससी से है। उसका मतलब ये नहीं है कौन सा एग्जाम है, कोई भी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम का, किसी भी लेवल का, आप हर क्वेश्चन कर पाए। बीएससी स्टार्ट किया था, क्या किया था, हमने सबसे पहले चैप्टर पढ़ा था। कितने चैप्टर हैं? 12। कितने सेक्शन है? 170। फिर हमने क्या पढ़ा था? 170 सेक्शन। 170 ने क्या बताया था? सिर्फ ये बताया था कि जो पहला इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 था, उसको रिप्लेस कर दिया गया किसके द्वारा? 2023 बीएससी द्वारा। हमने कहा ठीक है साहब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर सेक्शन पढ़े थे। कितने सेक्शन थे? 170 है। पहला सेक्शन, सेक्शन नंबर 1 क्या बताया था? इसका नाम। एक्ट आया कूद करके, इसने बोला साहब मेरा नाम होगा। क्या होगा नाम? तो इसने नाम बताया अपना, भारतीय साक्षर अधिनियम 2023। और मैं कहाँ कहाँ लागू होऊंगा? कहाँ लागू बताया था इसने अपने आप को? इसने कहा मैं हर प्रकार की जुडिशियल प्रोसीडिंग पे लागू होऊंगा। हमने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अगर तू लागू हो रहा है अच्छा है। इसके अंतर्गत कोर्ट मार्शल भी आएगा? तो इसने बताया कि इसके अंतर्गत कोर्ट मार्शल भी आएगा। हमने कहा यहाँ भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर थोड़ा सा आगे बढ़े, आगे बढ़ के हमें क्या मिला था? लेकिन आर्बिट्रेशन इसके अंतर्गत नहीं आएगा। मतलब क्या था? ये हर प्रकार की जुडिशियल प्रोसीडिंग पे लागू होगा, कोर्ट मार्शल भी उसके अंतर्गत होगा, लेकिन क्या नहीं होगा? आर्बिट्रेटर इसके अंदर मध्यस्थ नहीं आएगा। फिर डेफिनेशन क्लोज पढ़े थे बहुत सारे। पढ़ने के बाद हम आए थे इसके बेस पर। जो पूरे एविडेंस एक्ट का बेस क्या है, साक्ष्य अधिनियम का बेस क्या है? सेक्शन नंबर 3 पार्ट 2 सेक्शन नंबर 3। इसने सिर्फ इतना बताया कि देखो भाई साहब, किसी भी प्रोसीडिंग में, किसी भी जुडिशियल प्रोसीडिंग में अगर आप एविडेंस की बात करें तो एविडेंस सिर्फ दो तरह के दे सकते हैं आप। कौन सा? या तो फैक्ट इन इशू का देंगे, जो मेन विवाद की जड़ है ना, विवादक तथ्य है। या फिर क्या देंगे? रिलीवेंट फैक्ट का। क्या बोला था देखो, समझते हैं थोड़ा सा। सेक्शन नंबर 3 ने सिर्फ ये बोला कि आप, सेक्शन नंबर 3 ने क्या बोला कि हम सिर्फ एविडेंस देंगे, या तो फैक्ट इन इशू का देंगे या रिलीवेंट फैक्ट का, इसके अलावा नहीं देंगे हम। अब फैक्ट इन इशू तो समझ में आ गए सबको क्या है, ठीक है। अब रिलीवेंट फैक्ट का मतलब क्या था? रिलीवेंट फैक्ट का मतलब क्या था? सुसंगत तथ्य जो किसी ना किसी प्रकार से इसके साथ जुड़े हुए हैं। अब वो जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हैं, ये साबित कैसे करेंगे? हमने कहा देखो, साबित करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है? सिर्फ सेक्शन नंबर 4 to 50 जाना है। सेक्शन नंबर 50 तक, 4 से 50 तक जितने भी फैक्ट दिए गए हैं वो सब रिलीवेंट होंगे। उसमें आपको साबित करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ साबित क्या करना है कि इट इज कम अंडर द सेक्शन 4 to 50। ये किसी सेक्शन के अंतर्गत आता है। अगर इन सेक्शन में किसी के अंतर्गत आता है तो ये क्या होगा? ये रिलीवेंट फैक्ट होगा, और वहीं पे बात खत्म हो जाती है। अब बात करते हैं रिलीवेंट फैक्ट की। सेक्शन नंबर 4 पढ़ा हमने सबसे पहले। सेक्शन नंबर 4 ने क्या बोला था? फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। क्या बोला था? फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन। जो एक ही समव्यवहार का भाग है वो रिलीवेंट हो गया। हमने कहा ठीक है भाई साहब, जो जो रिलीवेंट है, मतलब जो एक समव्यवहार का भाग है, सबका एविडेंस दिया जा सकता है। हमने कहा ठीक है, इसे कुछ और बोलते हैं? तो इसने बोला हाँ जी, लैटिन में इसे क्या बोलते हैं? रेस जेस्टाए, रजिस्टे बोलते हैं। किस केस में आया था? आर वर्सेस फोस्टर में। हम हर क्लास में पहला सारा रिवाइज करेंगे ताकि आपको रटना ना पड़े, चीजें याद हो जाए। यहां तक क्लियर है? कोई आपत्ति उपत्ति दुविधा संकट किसी की? चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 5 क्या बात करता है कि वो फैक्ट जो क्या करते हैं, जो फैक्ट इन वो रिलीवेंट फैक्ट का कोज बताते हैं, ओकेजन बताते हैं, इफेक्ट बताते हैं। मतलब क्या? जो फैक्ट, फैक्ट इन इशू या देखो, इन दोनों का एविडेंस देंगे हम, तो इन दोनों की बात करेंगे। जो इन दोनों में से किसी का कोज बता रहे हैं, ओकेजन बता रहे हैं, इफेक्ट बता रहे हैं, इमीडिएट हो या अदरवाइज, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुरंत हो या बाद की बात है, उसका अगर फैक्ट इन इशू का रिलेवेंट फैक्ट का कोज बता रहे हैं, ओकेजन बता रहे हैं, इफेक्ट बता रहे हैं, तो वो सब रिलीवेंट माने जाएंगे। किसके कारण माने जा रहे हैं? सेक्शन नंबर 5 के कारण माना जाए। क्या वर्ड क्या है उसमें? कोज, ओकेजन, इफेक्ट। cause, occasion, effect, which constitute the state of the things, which afford the opportunity or transaction। मेन क्वेश्चन क्या है? मेन जो प्री में पूछा जाता है क्या है? अपॉर्चुनिटी। क्या अपॉर्चुनिटी रिलीवेंट है? व्यक्ति क्या करता है? जनरली लोग क्या करते हैं? कोज, ओकेजन, इफेक्ट, तीनों पॉइंट रट लिए, बस रट लिए। ये तीनों पॉइंट आएंगे सेक्शन नंबर 5 लगा देना, नहीं आएंगे कुछ और लगा देना हर सेक्शन की। लेकिन प्री का क्वेश्चन कई बार यहां से पूछा जाता है, तब क्या लगता है ये तो पढ़ा ही नहीं था। तो मैं हर वो पॉइंट लेकर चलना, प्री का एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। क्लियर है यहां तक? क्या कोज, ओकेजन, इफेक्ट और अपॉर्चुनिटी और ट्रांजैक्शन वो सब रिलीवेंट है।
अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है? एक केस पढ़ा है आपने, आर वर्सेस रिचार्डसन, ठीक है। 2-3 केस ऐसे ही थे। एक वो था माधुरी चौधरी वर्सेस एयर इंडिया। उसमें क्या था कि प्लेन क्रैश हुआ था, किसके कारण हुआ था, उसका कॉज क्या था, वो सब चीजें, ठीक है। इफेक्ट क्या था, कॉज इफेक्ट या ओकेजन। एक महिला थी, उसकी मृत्यु हो गई थी, हॉस्टल में अकेली थी वो, तो क्या था वो, ओकेजन मिला था उसको। रमेश पैसे लेके जा रहा था, बहुत सारे पैसे थे, सबको दिखा रहा था मेरे पास पैसे, मेरे पास पैसे। ये क्या था, ओकेजन मिला ना लोगों को कि उसके पास पैसे हैं। तो वो दो ए और बी में लड़ाई झगड़ा हुआ, धक्का मुक्की हुई, लात तक गुस्से बजे, जमीन पे निशान थे। वो क्या है, इफेक्ट है उसका, तो वो रिलेवेंट होगा। क्लियर है? कॉज किसके कारण हुआ है, ओकेजन, अपॉर्चुनिटी थी किसी के पास का मर्डर करने की, इसलिए वो चीज रिलेवेंट होगी। आप मर्डर की बात करें साहब, ये आत्महत्या नहीं मर्डर है। कैसे मर्डर है साहब, अपॉर्चुनिटी थी मर्डर के पास, क्योंकि उसे पता था इसके घर में कोई नहीं है, अकेली है। क्लियर है? चीजें समझ में आ रही है ना? सेक्शन नंबर 4 में जो सेम ट्रांजैक्शन का भाग है, सेक्शन नंबर 5 में जो कॉज, ओकेजन, इफेक्ट और अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, वो सारे फैक्ट रिलेवेंट हो गए। 3 इलस्ट्रेशन है, तीनों इलस्ट्रेशन, पहले इलस्ट्रेशन किसकी बात करते हैं, कॉज, इफेक्ट और ओकेजन की। तीनों चीजें पढ़ लेना, एक बार सीक्वेंस देख लेना क्या है। तीनों इलस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है, मेंस में आती है प्रॉब्लम बन करके। और दूसरी बात, जिसे बैच ज्वाइन करना हो हमारे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप द माइंड मेंटेनर प्ले स्टोर में जाके ऐप डाउनलोड करें। ऐप डाउनलोड में रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप राइट हैंड साइड में होगा पेड बैच, बिल्कुल मिनिमम से मिनिमम चार्जेज में है। जो राजस्थान एपीओ का बैच है ना पूरा, या फिर बिहार पीसीएचजे का जो पोस्टपोन हो गया था ना अभी, इन दोनों का कंबाइंड सिलेबस, पूरा सिलेबस निचोड़ देंगे पूरी तरह से प्री के लिए। वो प्री का बैच है, सिर्फ निचोड़ देंगे पूरा, सिर्फ 2499। इससे कम में क्या होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, यहां तक समझ में आया। सेक्शन 4 सेम ट्रांजैक्शन, सेक्शन 5 कॉज, ओकेजन, इफेक्ट और अपॉर्चुनिटी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 6 की ओर। सेक्शन 6, सेक्शन 6 क्या बात कर रहा है, ये सिर्फ बात कर रहा है कि वो फैक्ट भी रिलेवेंट होंगे। कौन से फैक्ट, देखो रिलीवेंसी की बात चल रही है ना, सेक्शन 4, 5, 6, 7, 50 तक हम सिर्फ यही बात करें कौन से रिलेवेंट होंगे कौन से नहीं होंगे। क्या बात कर रहा है सेक्शन 6, क्या कह रहे हैं, वो सारे फैक्ट, द फैक्ट विच सॉन द, क्या क्या शो कर रहे हैं वो, मोटिव। इसके पास मोटिव क्या था, अगर बात के साहब मेरे पास क्या मोटिव था, मैं क्यों मारता, किस मोटिव के लिए मारता, किसी का मर्डर हुआ है, ए और बी दो बंदे हैं, ए और बी का मर्डर हो गया, मर गया, लोहे पड़ा है, ये लेटा हुआ है बेचारा, मर चुका है। बी, ए यहाँ पे खड़ा है, इसने कहा भाई ए ने मर्डर किया है, ए कह रहा है मैं क्यों मारता, मुझे फायदा क्या। अगर इसके पास कोई मोटिव है तो वो रिलीवेंट होगा किसके कारण, सेक्शन नंबर 6 के कारण। पहले सेक्शन नंबर 8 था, क्या ये दोनों पार्टनर थे पार्टनरशिप फर्म में, अगर बी मर जाता है सारी फर्म इसकी, तो मालिक होने के लिए मोटिव हो सकता है ना, तो मोटिव रिलीवेंट होगा। पूछता है एग्जाम में क्या है, किस सेक्शन के अंतर्गत मोटिव रिलीवेंट होता है, सेक्शन नंबर 6। समझ आया। दूसरा प्रिपरेशन, किसी भी अपराध को घटित करने के लिए जो प्रिपरेशन की गई, अगर आपके पास की तैयारी का क्या है, कोई सबूत है, कोई फैक्ट है, वो सारे फैक्ट रिलीवेंट माने जाएंगे। कि साहब जिस जहर से मरा है ना रमेश, कल मैंने गोपाल को वही जहर खरीदते हुए देखा, दुकानदार से पता कर लो, गोपाल ने वही जहर खरीदा है जिससे मरा है। प्रिपरेशन है ना, जो जिस चाकू से मरा है, धारदार चाकू से मरा है, साहब ऐसे चाकू गोपाल ने खरीदे थे कल, तो ये क्या है, रिलीवेंट है। समझ में आया कि नहीं आया, मतलब जो वो सारे फैक्ट जो मोटिव बता रहे हैं, मोटिव साबित कर सकते हैं और रिलीवेंट टू द ट्रांजैक्शन, और वो सारे फैक्ट जो प्रिपरेशन बता रहे हैं, किसी अपराध को घटित करने के लिए जो प्रिपरेशन की गई है, जिससे पता लगता है कि इसने प्रिपेयर किया था इस चीज को करने के लिए, तो वो सब रिलीवेंट हो गए। क्लियर और नॉट। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं कंडक्ट की। कंडक्ट का मतलब क्या है, आचरण। आचरण किसका, अभियुक्त का। अब आचरण में दो चीजें आती हैं, कैसा आचरण, प्रीवियस कंडक्ट और सब्सिक्वेंट कंडक्ट, दोनों कंडक्ट की बात कर रहा है, पूछता है एग्जाम में। कि कैसा कंडक्ट रिलीवेंट होता है, भाई साहब प्रीवियस कंडक्ट भी रिलीवेंट होता है, सब्सिक्वेंट कंडक्ट भी। तो हम क्या देख रहे हैं, कंडक्ट, कंडक्ट रिलीवेंट है कौन सा, प्रीवियस कंडक्ट और सब्सिक्वेंट कंडक्ट, मतलब अपराध से पहला कंडक्ट और अपराध होने के बाद का कंडक्ट। सपोज क्या हुआ, राम और श्याम दो बैठे थे,
पता चला नहीं क्या हुआ, पुलिस क्यों है गाँव में? राम ने बताया, अरे परसों जो चोरी हुई थी ना, पुलिस उस चोर को ढूंढने के लिए आई है। भाई गोपाल ने अपना गमछा उठाया, कंधे पे डाला और भाग गया वहां से तुरंत। राम श्याम बात कर रहे थे तो सर गोपाल कहाँ से? गोपाल बगल में बैठा था भाई, सुनते ही भाग गया। अब गोपाल भाग गया तो क्या है, सब्सिक्वेंट कंडक्ट। या फिर क्या हो सकता है, जिस दिन गोपाल का मर्डर हुआ उस दिन से श्याम गायब है, वो किसी को नहीं दिख रहा है, वो गायब, वो कहीं मिल नहीं रहा, तो वो क्या है, वो कंडक्ट ही तो है इसका, प्रीवियस सॉरी सब्सिक्वेंट कंडक्ट। तो कंडक्ट रिलेवेंट होगा कहाँ, इस सेक्शन में। कौन सा? सब्सिक्वेंट कंडक्ट और प्रीवियस कंडक्ट दोनों के दोनों क्या होंगे, रिलेवेंट होंगे। इज दैट क्लियर? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक केस था, अग्नु नागेशिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1966। इंपॉर्टेंट सेक्शन है और इसका एक केस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कभी ये सेक्शन आएगा तो एग्जामिनर ढूंढेगा कि अग्नु नागेशिया डाला है कि नहीं डाला है बिहार वाला केस। तो इसमें क्या हुआ था, इसमें भाई इंसिडेंट के बाद फरार हो गया बंदा। जब फरार हो गया तो भाई कहीं ना कहीं कुछ तो काला है ना, या दाल पूरी काली है, ऐसा कुछ है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला केस, दूसरा केस आप याद रखोगे, हरियाणा वर्सेस शेर सिंह 1981। हरियाणा, स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस शेर सिंह। शेर सिंह एक ऐसा बंदा है 1986। इसके केस आपको बार बार मिलेंगे अलग अलग स्टेट के साथ। शेर सिंह के केस पंजाब के साथ ज्यादा मिलेंगे। इसने क्या बोला, देखो प्रोसिक्यूशन इज नॉट लायबल टू प्रूव द मोटिव। कि प्रोसिक्यूशन लायबल नहीं चाहिए कि मोटिव प्रूव करे आपका, आपने मर्डर किया ना तो ठीक है। दूसरी बात, एक केस था बाबू वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इस केस ने साफ साफ बोला कि देखो मोटिव इंपोर्टेंट है, ठीक है, रिलीवेंट है, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि मोटिव के बिना काम नहीं चलेगा। मोटिव के बिना भी काम चल सकता है। कब चल सकता है? अगर स्थिति ऐसी है क्या कि हमारे पास आई विटनेस है, फिर हमें मोटिव की जरूरत नहीं है। क्लियर? बस इतना याद रखना, आपको मेन पॉइंट क्या करना है, इसकी इलस्ट्रेशन पढ़ लेना सभी। इलस्ट्रेशन एक भी नहीं छोड़ना, इलस्ट्रेशन से क्वेश्चन आता है। ओके एवरीवन, मिलते जल्दी, यहीं तक करना है, नेक्स्ट क्लास में आएंगे जल्दी। ऑल द बेस्ट, सी यू सून।